Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of international law, I have discussed many important questions relating to the international law, which are important for the examination point of view. Today I am going to discuss one more important question, that is intervention, हस्तक्षेप. जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहना चाहता है और वो उसको स्वतंत्रता प्राप्त भी होती है. कोई भी अन्य राज्य किसी के प्रभुत्व संपन्न राज्य के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. यदि वो करता है तो उसे हम कहेंगे हस्तक्षेप या मध्यक्षेप. एवरी स्टेट हैज अ राइट टू मैनेज इट्स अफेयर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विशेस. This right has been granted by the principle of state sovereignty. At the same time, a corresponding duty has been imposed on each state of non-intervention. Thus, non-interference in the affairs of other state is a established principle of the international law. So, when there is violation of this principle of non-interference, then we can say that there is intervention in the affairs of another state, and it is termed as intervention. तो दिस इज नोन एज इंटरवेंशन विच मीन्स हस्तक्षेप करना. तो यदि हम हस्तक्षेप की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट जूरिस्ट. अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग परिभाषा इसकी दी है. जैसे कि हम पहली परिभाषा की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर ओपनहाइम. प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरवेंशन इज अ फोर्सिबल और द डिक्टोरियल. Intervention is a forcible or dictatorial interference between the states in the affairs of another state. Means हस्तक्षेप एक तानाशाही या बलपूर्वक दखल होता है जो बड़े राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में वस्तुओं की वास्तविक स्थिति बनाए रखने अथवा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है. This is the definition given by Professor Oppenheim. If we talk about the second definition, that is given by Professor Jackson. Professor Jackson जी के अनुसार हस्तक्षेप से तात्पर्य एक राज्य द्वारा तानाशाही या आदेशात्मक रूप में दूसरे राज्य की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करना होता है. And if we talk about the third definition, this is given by Professor Lawrence. Professor Lawrence जी के अनुसार एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की इच्छा के विरोध उसके आंतरिक मामलों में दखल देना ही हस्तक्षेप है. तो इन सब जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई है, इनसे हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स नजर आते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंटरवेंशन? इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंटरवेंशन, देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट. नंबर 1, इंटरवेंशन इज ऑलवेज फोर्सिबल और डिक्टेटोरियल. जो इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप जो होता है, वो हमेशा बलपूर्वक होना चाहिए, फोर्सिबल होना चाहिए, मीन्स बलात् होना चाहिए. हस्तक्षेप का पहला तत्व यही कहता है कि जो हस्तक्षेप होता है दैट इज फोर्सिबल. इंटरवेंशन इज ऑलवेज डन विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द स्टेट, एंड देयर इज ऑलवेज डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस विच इज प्योर एंड सिंपल. तो यदि हम एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहमति के बिना, यदि एक राज्य दूसरे राज्य की सहमति के बिना उसके कार्यों में हस्तक्षेप करता है, उसके आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करता है, उसे हम कहेंगे इंटरवेंशन. जैसे कि हम कहेंगे कि प्रोफेसर ओपनहाइम जी ने इसी के बारे में कहा था कि विशुद्ध एवं साधारण हस्तक्षेप वस्तुतः हस्तक्षेप नहीं होता. मीन्स इंटरवेंशन प्योर एंड सिंपल इज नॉट द इंटरवेंशन. दैट इज टोल्ड बाय प्रोफेसर ओपनहाइम. दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इंटरवेंशन. मीन्स जो इंटरवेंशन है दैट मस्ट बी फोर्सिबल. वो फोर्सिबल होना चाहिए, बलात्पूर्वक होना चाहिए, बलपूर्वक किया जाना चाहिए. दूसरा इसका यदि हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज दैट इंटरवेंशन कंसर्न्स द एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल और पर्सनल सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट कंसर्न. मीन्स क्षेत्र एवं मतलब हस्तक्षेप जो है वो क्षेत्र व्यापक हो सकता है और ये किसी भी राज्य के आंतरिक मामले, बाह्य अथवा दोनों मामलों में हो सकता है. भी वो आंतरिक मामलों में भी हो सकता है, बाह्य मामलों में भी हो सकता है और बाकी दोनों मामलों में भी हो सकता है. तो यदि हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो वो इंटरनल इंडिपेंडेंस से भी संबंधित हो सकता है, उसके टेरिटरी से भी संबंधित हो सकता है, या फिर पर्सनल सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट से भी संबंधित हो सकता है. तो दिस इज द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इंटरवेंशन. दिस मीन्स इंटरवेंशन मे बी इन द इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल अफेयर्स of the another state.
Either may be directly or it may be indirectly. If we talk about the third last element, that is the purpose of the intervention is to compel the state to do which intervening states does not want to do, या फिर or not to do which it want to do. मीन्स यहाँ पे जो मेन पर्पज है इंटरवेंशन का उद्देश्य जो है, हस्तक्षेप का उद्देश्य ये होता है कि जो हस्तक्षेप करने वाला राज्य है वो राज्य की इच्छा अनुसार स्थिति को बनाए रखना अथवा उसमें परिवर्तन करना चाहता है। या तो वो ये चाहता है भी वो मतलब अपनी इच्छा से जैसा वो चाहता है वैसा हो जाए, या फिर उसके अंदर वो बलपूर्वक परिवर्तन करवाना चाह रहा है। तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द इंटरवेंशन। तो आई हैव टोल्ड अबाउट द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंटरवेंशन। दैट इज, फर्स्ट मैंने आपको बताया फोर्सिबल होना चाहिए, सेकंड मैंने आपको बताया वो आंतरिक मामलों, बाह्य मामलों या फिर दोनों से किसी से भी संबंधित हो सकता है, और थर्ड मैंने आपको बताया थर्ड इज द पर्पज ऑफ द इंटरवेंशन इज ऑलवेज, भाई यहाँ पे क्या है पर्पज इसका, दैट मतलब टू कंपेल द स्टेट, वो एक स्टेट को कंपेल करना है। वो किस लिए कंपेल कर रहा है, टू डू विच इंटरवेनिंग स्टेट्स वांट टू डू, जो इंटरवेनिंग स्टेट है जो वो करवाना चाहती है वो करवा ले, या फिर नॉट टू डू विच इट वांट टू डू, जो वो स्टेट जिसके विरुद्ध वो कर रहा है वो करना नहीं चाहती परंतु उनसे करवाना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर उसकी अपनी इच्छा वो चला रहा है, उसके ऊपर बलपूर्वक उसके ऊपर अपनी इच्छा थोप रहा है, तो इसे हम इंटरवेंशन कहेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द इंटरवेंशन बाय इन्विटेशन और ऑन रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो स्टेट होती है वो अपनी रिक्वेस्ट पर भी इंटरवेंशन करवा लेती है, मतलब वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे वेयर स्टेट इंटरफियर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर स्टेट एंड विद इट्स कंसेंट विच मे बी गिवन इन एडवांस बाय द ट्रीटी इज नॉट द इंटरवेंशन। जहाँ पे दूसरी स्टेट के द्वारा यदि कंसेंट दी गई है किसी भी मामले में इंटरफेरेंस करने की, नेचुरली तो वहाँ पे वो इंटरवेंशन आप नहीं कह सकते, बट इट इज एसेंशियल दैट, उसके लिए क्या जरूरी है, बट इट इज एसेंशियल दैट द रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये जरूरी है कि वहाँ पे जो उसकी जो रिक्वेस्ट है इंटरवेंशन की, जो हस्तक्षेप करने की, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए स्टेट की, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज द एजेंट ऑफ दैट स्टेट, तो वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना जरूरी है। इफ वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन, यदि हम इंटरवेंशन के प्रकारों की बात करते हैं तो देयर मे बी सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, दैट इज मिलिट्री इंटरवेंशन, सुपरवेजिव, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। तो दिस मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द इंटरवेंशन दैट मे बी इंटरनल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल इंटरवेंशन या फिर प्यूनिटिव इंटरवेंशन भी कह सकते हैं आप इसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब इंटरवेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन होगा। भी मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब इट टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जब आर्म फोर्सेस का यूज करके यदि इंटरवेंशन किया जा रहा है नेचुरली वो क्या कहलाएगा, मिलिट्री इंटरवेंशन कहलाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड इंटरवेंशन दैट इज subversive intervention means it ignores the propaganda or the other activities by one state with the intention of something for its own purpose, revolt or civil strife in another state. If we talk about the third type of intervention, that is economic intervention. Economic intervention means interference with the trade and shipping and denial of access by land or water. These are the examples of economic intervention. जहाँ पे उसके व्यापार में इंटरवेंशन किया जा रहा है, उसकी शिपिंग वगैरह में या फिर उसके लैंड वगैरह पे जो अधिकार उसको डिनाइल किया जा रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक इंटरवेंशन, क्योंकि उसका इफेक्ट सीधे हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ इंटरवेंशन दैट इज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, इट में इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ द थ्रेटनिंग टर्न, मतलब यहाँ पे थ्रेटनिंग टर्न का यूज किया जा रहा है, इम्प्लाइंग पॉसिबल यूज ऑफ मिलिट्री और अदर कोएसिव मीन। वहाँ पे आप उसको थ्रेट दी जा रही है कि यदि मतलब बातचीत के थ्रू कि यहाँ पर यदि आपने मतलब हमारी बात नहीं मानी तो वहाँ पे हम मिलिट्री या कोई कोएसिव मीन का उसका यूज करेंगे, दैट इज नोन एज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंटरवेंशन हो सकता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और प्यूनिटिव भी हो सकता है। यदि हम इंटरवेंशन इंटरनल की बात करते हैं तो जब एक राज्य दूसरे राज्य के समुदाय से झगड़ते हुए संप्रदाय के बीच हस्तक्षेप करता है, वो मतलब उनके संप्रदायों में हस्तक्षेप कर रहा है, उस राज्य के अंदर इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसे इंटरनल कह देंगे। यदि हम बाह्य हस्तक्षेप की बात करते हैं, एक्सटर्नल की बात करते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य की विशेष नीति में हस्तक्षेप करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और यदि दंडित हस्तक्षेप की बात करते हैं तो जब एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाने पर बदले के रूप में उस राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है, उसे हम कहेंगे प्यूनिटिव, दंडित हस्तक्षेप।
तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन दैट यू कैन क्लासीफाई। इफ वी टॉक अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन, ये जो इंटरवेंशन जो किया जा रहा है, हस्तक्षेप जो किया जा रहा है, ये जस्टिफाई है भी या नहीं है, क्या ये लॉफुल है या नहीं है, इसके संबंध में यदि हम बात करते हैं वेदर द इंटरवेंशन इज लॉफुल और नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। some regards it at justified while others regard it as not justified। यदि कुछ लोगों की बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ नहीं ये जस्टिफिकेबल है, जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं नहीं ये जस्टिफिकेबल नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। तो वेदर द इंटरवेंशन इज लॉफुल और नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। इन दिस रिगार्ड देयर इज डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। सम आर ऑफ द व्यू दैट इंटरवेंशन मे बी जस्टिफाइड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वहाँ पे वो ये कहते हैं जब यदि वो कुछ ग्राउंड्स के आधार पे किया जा रहा है तो नेचुरली वो जस्टिफाई हो सकता है, but while other are of the view that it is unlawful act in all the cases। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको ये कहते हैं कि ये कभी भी जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, ये अनलॉफुल होगा हर समय जब भी किया जाएगा। एंड द सिक्योरिटी काउंसिल हैज एम्प्लॉयड टू यूज, यदि हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने क्या कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज एम्पावर्ड टू यूज द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कि सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पे पावर के यूज की बात की है कि वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से वहाँ पे पावर का यूज किया जा सकता है। दस द इंटरवेंशन मे टेक प्लेस बाय द स्टेट इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव। वहाँ पे जो इंटरवेंशन होता है वो इंडिविजुअली भी हो सकता है और कलेक्टिवली भी हो सकता है। अंडर द किसके द्वारा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी से यदि किया जा रहा है तो वो जस्टिफिकेबल होगा। हियर द जस्टिफिकेशन ऑफ द इंटरवेंशन इज डिस्कस्ड। यदि इंटरवेंशन के जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इसी के बारे में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक डिसीजन आया था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस्ड अबाउट द इलीगलिटी ऑफ द इंटरवेंशन इन द कर्फ्यू के चैनल केस। यहाँ पे केस का नाम था कर्फ्यू चैनल केस। उस केस के अंदर इंटरवेंशन की इलीगलिटी के संबंध में बातचीत की गई थी और ये कहा गया था, it was stating that intervention is in the internal as well as external affairs of the another state with a view to compelling the another state to do or refrain from doing certain things has long been condemned and it has been expressly forbidden by the charter। यहाँ पे यदि उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में यदि आप कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरफियरेंस कर रहे हैं और उसको कंपेल कर रहे हैं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कंडेम मतलब वो उसको कंडेम करेगा और वो उसको फोरबिडन बाय द चार्टर होगा। मतलब वहाँ पे उसने चार्टर का उल्लंघन किया एक तरह से। कौन से चार्टर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर की। आल्सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑब्जर्व दैट नॉन इंटरवेंशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने क्या कहा कि जो इंटरवेंशन है वो कहीं ना कहीं पार्ट और पार्सल बन चुका है, कि नॉन इंटरवेंशन जो है वो हमारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट एंड पार्सल है, वो हम पूरा मतलब उसका भाग है। यदि हम इंटरवेंशन के आधार की बात करते हैं, ये जो इंटरवेंशन है इसका मेन आधार क्या है कि क्यों लाया गया है इसको। प्रोफेसर ब्राइले ने इसके बारे में कहा था कि देयर आर द 3 मेन रीजन्स, 3 मेन कारण है जिसकी वजह से ये इंटरवेंशन का जो कंसेप्ट है वो लाया गया है। कौन कौन से, जब ये जो इंटरवेंशन है वो वैध माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि नंबर 1 हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। यदि आप अपनी आत्मरक्षा में, प्रत्येक राज्य अपनी आत्मरक्षा का अधिकार सबको होता है नेचुरली। जैसे आपके ऊपर यदि कोई बिना बताए कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आपके ऊपर अधिकार होता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। उसी तरह से जितने भी राज्य होते हैं ना, उनको भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक आत्मरक्षा हेतु वहां पे बल प्रयोग करने की पूरी तरह से मान्यता भी दी गई है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि यदि आप आत्मरक्षा में यदि आप किसी के उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नेचुरली वो वैलिड होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रोसी जी ने क्या कहा था कि प्रत्येक राज्य को जीवन की स्वतंत्रता, उसके लाइफ की स्वतंत्रता, लिबर्टी की स्वतंत्रता, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता, सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता, और ये उनको पूरी अपने अधिकार मतलब ये जो सुरक्षा मैंने आपको बताई, जीवन की स्वतंत्रता की, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो आत्मरक्षा के प्रयोग है, आत्मरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे वो जो राज्य है यदि उसको लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी पे नुकसान है, उसके लाइफ पे नुकसान है या उसकी स्वतंत्रता पे नुकसान है, तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ तक बल का प्रयोग करके युद्ध भी किया जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट मतलब बेस ऑफ द इंटरवेंशन। ये पहला बेस माना गया है कि इंटरवेंशन क्यों किया जा रहा है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 में ये इसके बारे में डिस्कस भी किया गया है।
इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, वहां पे ये कहा गया है कि राज्यों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए इनहेरेंट राइट प्राप्त है, बशर्ते उस पर पहले से हमला हुआ हो। बस सीधी बात है भाई, यहाँ पे पहले हमला हुआ तभी तो आप आत्मरक्षा कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी राज्य होते हैं ना, उनको अपना इनहेरेंट अधिकार होता है, इनहेरेंट राइट होता है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये वहां पे शर्त क्या कही गई है कि उस पर पहले हमला हुआ हो, और यह अधिकार तभी रहता है, तब तक ही रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। नेचुरली कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल आपके ऊपर हमला होता है, सिक्योरिटी काउंसिल कोई कदम नहीं उठा रही, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस मीन्स सेल्फ डिफेंस के लिए आप इंटरवेंशन जो ये है, जो हथियार है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड बेस फॉर द इंटरवेंशन, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मीन्स मानवतावादी आधार भी इसको माना गया है। भी मानवता का जो आधार है, यहां पर भी एक राज्य दूसरे राज्य के इंटरनल एवं एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरवेंशन कर सकते हैं जब भी किसी देश के मानवीय अधिकारों, मतलब कहने का मतलब वहां पे ह्यूमैनिटेरियन अधिकारों का जब यदि राइट्स का मतलब वहां पे उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है पूरी तरह से, या वहां पे उनके व्यक्तियों के साथ वहां पे उनका अत्याचार हो रहा है, उनके व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो दूसरे देश को उस देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होता है, उसके अत्याचार को रोकने का पूरा अधिकार है जी। दिस मीन्स यदि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पे यदि आप दूसरे देश के राज्यों के, मतलब आपको लगता है कि किसी देश के अंदर मानवता के विरुद्ध कोई मतलब उल्लंघन किया जा रहा है, मानवता के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहां पे कोई भी राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं कि 1827 में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ने ग्रीस एवं टर्की के युद्ध में, जो ग्रीस एवं टर्की के साथ युद्ध हुआ था, उसमें वहां पे इसी वजह से हस्तक्षेप किया था, क्योंकि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब वहां पे मानवता के विरुद्ध अपराध किए जा रहे थे इनके द्वारा। इसी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने उसके अंदर इंटरवेंशन किया था, ग्रीस और टर्की के युद्ध में। तो यहाँ पे आप यही कहेंगे कि मानवता के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जा रहा है किसी भी देश के द्वारा, तो उस देश के कार्यों में किसी भी राज्य के द्वारा जो उसको रोकना चाहता है वो इंटरवेंशन कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड बेस फॉर द इंटरवेंशन, कौन सा हो सकता है? दैट इज इंटरवेंशन इन सिविल वार। भाई इन सिविल वार का मतलब आप जानते हैं, भाई एक ही देश के राज्य, मतलब एक ही राज्य के अंदर यदि कोई आपस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वास्तव में यह किसी भी राज्य का विद्रोह या गृह युद्ध होने पर उसका प्रभाव, यदि किसी भी देश के अंदर गृह युद्ध होता है, तो वहां पे उसका जो प्रभाव होता है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से दूसरे राज्यों पे भी पड़ता है। और इस आधार पे यदि आप देखेंगे 1934 से 38 के बीच में इटली एवं जर्मनी ने स्पेन के सिविल वार में हस्तक्षेप किया था। तो दिस मीन्स वी कैन से दैट इंटरवेंशन कैन बी डन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर इंटरवेंशन किया जा सकता है। वो कौन कौन से ग्राउंड बताए गए हैं? पहला मैंने आपको बताया सेल्फ डिफेंस में, यदि कोई देश सेल्फ डिफेंस में कोई दूसरा देश उसके ऊपर जब हमला करे और वो अपनी सेल्फ डिफेंस में कर सकता है ऐसा। दूसरा मैंने आपको बताया मानवता के विरुद्ध यदि वहां पे अपराध किए जा रहे हैं किसी देश के द्वारा, उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कोई भी देश दूसरे जो मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहा है उसके खिलाफ इंटरवेंशन कर सकता है। और थर्ड मैंने आपको बताया इंटरवेंशन इन केस ऑफ सिविल वार ऑफ ए कंट्री। यदि किसी देश के अंदर सिविल वार छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो नेचुरली कि उसका प्रभाव दूसरे देशों पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से पड़ेगा, और उसको रोकने के लिए इंटरवेंशन कोई भी राज्य कर सकता है। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया 1934 से 38 के बीच में इटली और जर्मनी ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया था। तो दीज आर द सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग द इंटरवेंशन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम generally for 10 marks or for short notes. I think this is also one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.